नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। नमस्कार। आज हमारे सामने है नीट पीजी 2024-25 के राउंड 1 काउंसलिंग के नतीजे। और ये सिर्फ नंबर्स की लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है। बिल्कुल, एक कहानी के भारत के सबसे होनहार युवा डॉक्टर अपना भविष्य किस दिशा में देख रहे हैं। और इस कहानी में कुछ हीरो हैं, कुछ छुपे रुस्तम हैं हाँ, और कुछ ऐसे मोड़ हैं जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं थे। और इसी कहानी को समझने के लिए आज हम यहाँ हैं, क्योंकि इन आंकड़ों में ही एक तरह से 2025 की तैयारी की रणनीति छुपी हुई है। सही बात है। आज का मकसद इन नतीजों का पोस्टमार्टम करना है, ताकि अगले साल की तैयारी करने वाले एक बेहतर और ज्यादा सटीक प्लान बना सकें। बिल्कुल, और कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस तो यही है। नीट पीजी 2025 की तारीख तो आ गई, लेकिन टॉप रैंकर्स की पसंद में जो भूचाल आया है उसने सबको हैरान कर दिया है। हाँ, जनरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी के दशकों पुरानी दौड़ में इस साल एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सारे समीकरण बदल दिए हैं। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जिसका महीनों से सबको इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट पीजी 2025 की परीक्षा की तारीख अब तय हो गई है, 3 अगस्त 2025। ये सुनने में सिर्फ एक तारीख लगती है, पर इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा होता है। अच्छा। हाँ, तैयारी करने वालों के मन से कब होगा का बोझ हट जाता है। अब सारी एनर्जी कैसे होगा पर लग जाती है। मतलब एक उलझन कम हो जाती है। बिल्कुल, दिमाग में एक उलझन कम होने से फोकस अपने आप बढ़ जाता है। अब उनके सामने एक साफ डेडलाइन है। और अब पूरी टाइमलाइन भी लगभग साफ है। परीक्षा 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में होगी। और नतीजे 3 सितंबर तक आ जाएंगे। अगर इस साल के पैटर्न को देखें तो राउंड 1 काउंसलिंग अक्टूबर-नवंबर में शुरू हुई थी। हाँ, और इसी हिसाब से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर के आसपास शुरू होगा। ये कैलेंडर अब एस्पिरेंट्स को अपनी तैयारी, रिवीजन और मॉक टेस्ट को सही तरीके से प्लान करने का एक ठोस ढांचा देता है। चलिए अब उस कहानी पर आते हैं जिसका जिक्र हम शुरू में कर रहे थे। 2024-25 के राउंड 1 के नतीजे। इन नतीजों में सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है? वो कौन सी बात है जिसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव आया है टॉप ब्रांच की जंग में। ओके। दशकों से जो दो ब्रांच टॉपर्स की पहली पसंद रही है, रेडियोलॉजी और जनरल मेडिसिन, उनके बीच इस साल शक्ति का संतुलन नाटकीय रूप से बदला है। टॉप 500 रैंकर्स के बीच जनरल मेडिसिन को चुनने वालों की संख्या में एक जबरदस्त उछाल आया है। एक मिनट, मेडिसिन ने रेडियोलॉजी को पीछे छोड़ दिया? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमेशा से तो टॉप 100 में ज्यादातर लोग रेडियोलॉजी की तरफ भागते थे। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या इसके पीछे एआई को लेकर जो बातें चल रही हैं उसका डर है कि वो रेडियोलॉजिस्ट की जॉब को प्रभावित कर सकता है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है और शायद सबसे बड़ा कारण भी यही है। अच्छा। रेडियोलॉजी में एआई को लेकर जितनी चर्चा है, वो उम्मीदवारों के मन में एक अनिश्चितता जरूर पैदा कर रही है। वहीं जनरल मेडिसिन में मरीज से सीधा संपर्क, डायग्नोसिस की चुनौती और एक फिजिशियन होने का जो कोर एहसास है, वो शायद टॉपर्स को ज्यादा सुरक्षित और आकर्षक लग रहा है। मतलब वो इस ह्यूमन टच वाली सुरक्षा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है ना, रेडियोलॉजी की मांग पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। यहाँ एक और दिलचस्प पैटर्न है। टॉप 500 में रेडियोलॉजी की पसंद भले ही थोड़ी कम हुई हो, लेकिन 500 से 1000 रैंक के बीच इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। तो इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब ये है कि रेडियोलॉजी अभी भी एक बेहद प्रतिष्ठित ब्रांच है, बस टॉप 50 रैंक वाले शायद थोड़ा ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर मेडिसिन और रेडियो दोनों की मांग आसमान छू रही है, बस टॉपर्स की पहली पसंद का झुकाव बदला है। ठीक है, ये तो टॉप 1000 रैंकर्स की कहानी हुई, लेकिन नीट पीजी में मुकाबला तो 50,000 रैंक तक होता है। मिड रैंक्स में क्या चल रहा था? क्या वहां भी कोई ऐसी बड़ी कहानी देखने को मिली? बिल्कुल, और शायद ये बदलाव टॉप रैंक के बदलाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या? 2000 से 5000 रैंक के बीच डीएनबी सीटों को चुनने वाले उम्मीदवारों में भारी उछाल आया है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। लेकिन क्या ये डीएनबी को लेकर एक असली पसंद है या फिर सरकारी कॉलेजों में एमडी एमएस सीट्स के लिए बढ़ते कंपटीशन की मजबूरी? हम्म आम धारणा तो यही है कि आज भी एक 3000 रैंक वाला उम्मीदवार एक टॉप सरकारी कॉलेज की एमडी सीट को एक प्राइवेट डीएनबी पर तरजीह देगा, है ना? कुछ साल पहले तक आपकी बात 100% सही थी। डीएनबी को लेकर एक हिचक थी, लोग उसे सेकंड बेस्ट मानते थे। हाँ।
लेकिन अब जमीनी हकीकत बदल रही है। देश के बेहतरीन कॉर्पोरेट अस्पतालों में स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, बेहतर स्टाइपेंड और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तक पहुंचने डीएनबी को एमडी-एमएस के बराबर और कुछ मामलों में तो उससे भी आकर्षक बना दिया है। तो ये अब एक सोची समझी पसंद बनती जा रही है। हाँ, अब ये सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी पसंद है। और इसका सीधा असर ये हो रहा है कि मिड टियर रैंक्स में सरकारी सीटों के लिए मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। और इन सब के बीच एक छुपा रुस्तम भी सामने आया है, न्यूक्लियर मेडिसिन। मैंने जब आंकड़े देखे तो मैं हैरान रह गया। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इस ब्रांच को चुनने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मैंने तो इसे हमेशा एक बहुत ही नीश ब्रांच समझा था। इसमें अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ गई है? क्या इसमें कोई नया स्कोप आ गया है? न्यूक्लियर मेडिसिन का उदय दिखाता है कि उम्मीदवार अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि भविष्य स्पेशलाइजेशन का नहीं बल्कि सुपर स्पेशलाइजेशन का है। ओके। कैंसर के इलाज में पेट स्कैन और टारगेटेड रेडियोथेरेपी जैसी तकनीकों की बढ़ती भूमिका ने इस ब्रांच को बहुत आकर्षक बना दिया है। ये एक हाईटेक भविष्य की ब्रांच है और ये ट्रेंड दिखाता है कि उम्मीदवार अब पारंपरिक रास्तों से हटकर सोचने लगे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ मेडिसिन जैसी पारंपरिक ब्रांच में वापसी हो रही है और दूसरी तरफ न्यूक्लियर मेडिसिन जैसी भविष्य की ब्रांच का उदय। लेकिन इन सब उथल पुथल के बीच सर्जिकल ब्रांच जैसे जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स वो अपनी जगह पर कायम है। टॉप 2000 रैंक में उनकी पसंद लगभग स्थिर बनी हुई है। ऐसा क्यों? ये एक जरूरी सवाल है। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि सर्जिकल ब्रांच में करियर का रास्ता ज्यादा स्पष्ट और परिभाषित लगता है। ओके। वहां अनिश्चितता कम है। दूसरा कारण जो हमने रेडियोलॉजी के संदर्भ में भी बात की वो है टेक्नोलॉजी का प्रभाव। सर्जरी में स्किल और मरीज से सीधा हाथ का संपर्क अभी भी बेजोड़ माना जाता है। एआई सर्जरी में मदद कर सकता है लेकिन एक सर्जन को पूरी तरह रिप्लेस करने की बात अभी बहुत दूर है। तो शायद ये स्थिरता उसी भरोसे को दर्शाती है। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब टॉपर्स की पसंद सिर्फ ब्रांच की लोकप्रियता पर नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा, टेक्नोलॉजी के प्रभाव और करियर के रास्ते जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर कर रही है। सही। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और विलन है जिसने कट ऑफ को ऊपर धकेल दिया है, अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड सीटों में कमी। बिल्कुल, ये गणित बहुत सीधा और निर्मम है। इस साल जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और डोमेटोलॉजी जैसी सबसे ज्यादा मांग वाली ब्रांच में अनारक्षित सीटों की संख्या कम हो गई। तो समीकरण सीधा है। हाँ, पहले से ज्यादा उम्मीदवार इन ब्रांच को चाहते हैं और उनके लिए सीटें पहले से कम है। इसका नतीजा क्या होगा? जाहिर है प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और क्लोजिंग रैंक और ऊपर चली जाएगी। तो ये जो कट ऑफ ऊपर गए हैं उसके पीछे सिर्फ ब्रांच की बढ़ती डिमांड ही नहीं बल्कि सीटों के इस गणित का भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं और उम्मीदवारों को ये समझना जरूरी है। पहला तो यही है सीटों की संख्या। दूसरा और सबसे बड़ा फैक्टर होता है परीक्षा का कठिनाई स्तर। पेपर जितना कठिन होगा, समान रैंक के लिए स्कोर उतना ही कम होगा। सही। तीसरा फैक्टर है उम्मीदवारों की संख्या, जो हर साल बढ़ रही है। और चौथा, एक ऐसा कारक जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, टाई ब्रेकिंग नियम। टाई ब्रेकिंग नियम ये कैसे असर डालता है? मान लीजिए दो उम्मीदवारों के स्कोर बिल्कुल बराबर हैं। ओके। ऐसे में जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसे बेहतर रैंक मिलती है, या फिर जिसके एमबीबीएस में ज्यादा प्रतिशत होते हैं उसे प्राथमिकता मिलती है। अच्छा। जब हजारों उम्मीदवार एक एक नंबर के अंतर पर होते हैं तो ये छोटी सी लगने वाली चीज भी आपकी रैंक को ऊपर नीचे कर सकती है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद तारीख तय है, कंपटीशन टफ हो गया है, टॉपर्स की पसंद बदल रही है, सीटें कम हो गई हैं, एक 2025 का एस्पिरेंट जो अभी ये सब सुन रहा है उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा होगा, मुझे अब क्या करना है? चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह है अपना लक्ष्य ऊंचा रखें। अब ये सोचने का समय गया कि अगर मुझे पिछले साल की क्लोजिंग रैंक भी मिल जाए तो काफी है। ये रणनीति अब काम नहीं करेगी। तो एक सुरक्षित रणनीति क्या होगी? एक ठोस नंबर बताइए। अगर किसी को पिछले साल 2000 रैंक पे कोई ब्रांच मिली थी तो उसे इस साल कितने का टारगेट रखना चाहिए? उसे इस साल कम से कम 1000 से 1200 के अंदर आने का टारगेट रखना चाहिए। ओके। एक सुरक्षित नियम ये है कि अपनी मनपसंद ब्रांच और कॉलेज के लिए पिछली क्लोजिंग रैंक से कम 500 से 1000 रैंक बेहतर लाने का लक्ष्य रखें। ये आपको आखिरी समय के उतार चढ़ाव से बचाएगा और एक आरामदायक स्थिति में रखेगा। कंपटीशन को कम मत आंकें। दूसरा जरूरी पॉइंट है विषयों को लेकर। परीक्षा का पैटर्न लगातार क्लिनिकल आधारित सवालों की ओर बढ़ रहा है।
लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या प्री क्लिनिकल और पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स का वेटेज कम हो गया है? वेटेज कम नहीं हुआ है, पूछने का तरीका बदल गया है। अच्छा। अब आपसे सीधे सीधे एनाटॉमी का सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल एक क्लिनिकल केस के रूप में आएगा जिसमें सर्जरी, मेडिसिन और एनाटॉमी तीनों की समझ लगेगी। मतलब सब कुछ इंटीग्रेटेड है। बिल्कुल। इसलिए अगले कुछ महीनों के लिए जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ओबीजी और पैथोलॉजी जैसे हाई यील्ड क्लिनिकल विषयों पर फोकस करना बेहद जरूरी है। इन विषयों की गहरी समझ ही आपको दूसरों से आगे ले जाएगी, क्योंकि ये बाकी विषयों को अपने साथ जोड़कर चलते हैं। और तैयारी को परखने का सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। टेस्ट तो बहुत लोग देते हैं, पर स्कोर एक जगह आकर रुक जाता है। सिर्फ टेस्ट देना ही काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। टेस्ट देना तो प्रक्रिया का सिर्फ 30% हिस्सा है। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। 3 अगस्त की तारीख का मतलब है कि उम्मीदवारों के पास कम से कम 3 बार पूरा सिलेबस रिवाइज करने और न्यूनतम 20 ग्रांड टेस्ट देने का समय है। लेकिन हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करना सबसे जरूरी है। ये समझना कि गलती क्यों हुई। हाँ, क्या कॉन्सेप्ट की कमी थी, सिली मिस्टेक थी या टाइम मैनेजमेंट की समस्या थी? उन कमजोरियों को पहचानकर उन्हें अपनी ताकत में बदलना, यही असली रणनीति है। और आखिरी, लेकिन शायद सबसे व्यावहारिक सलाह, हाँ, ये तो वैसी ही बात हुई कि मैच जीतने के बाद ट्रॉफी कैसे उठानी है उसकी तैयारी भी पहले से कर लो। मेरा मतलब है काउंसलिंग की तैयारी। हाँ, अक्सर लोग इसे नतीजों के आने तक के लिए छोड़ देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जब नतीजा आता है तो दबाव और भ्रम बहुत ज्यादा होता है। सही बात है। हमारी सलाह है कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी समय का इंतजार ना करें। 2024 के इस राउंड 1 डेटा का इस्तेमाल करके अभी से कॉलेजों और ब्रांच पर रिसर्च शुरू करें। मतलब अभी से एक लिस्ट बना लें। हाँ, अपनी अनुमानित रैंक और पसंद के हिसाब से 30-40 विकल्पों की एक अस्थायी सूची बना लें। जब आप पहले से तैयार होते हैं तो दबाव में बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो आज की चर्चा का सार ये है, तारीख तय है, मुकाबला कड़ा है और टॉपर्स की पसंद बदल रही हैं। ऐसे में सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। एक सोची समझी डेटा पर आधारित रणनीति ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। और अंत में मैं सभी उम्मीदवारों के लिए एक विचारणीय सवाल छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि न्यूक्लियर मेडिसिन जैसी नई स्पेशलिटी में दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। ये भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हम एक ऐसे बड़े बदलाव की कगार पर हैं जहां टॉप ब्रांच की परिभाषा पारंपरिक 3 ब्रांच मेडिसिन, रेडियो और डर्मा से आगे निकल जाएगी? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसका मतलब है कि जो आज एक नीश ब्रांच है, वो कल की टॉप ब्रांच हो सकती है। सोचने वाली बात यह है कि अगली छुपी रुस्तम स्पेशलिटी कौन सी होगी? क्या वो जेनेटिक मेडिसिन होगी या स्पोर्ट्स मेडिसिन? या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन। हो सकता है। और उसके उदय के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर उम्मीदवार को सिर्फ अपनी तैयारी के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे करियर के बारे में सोचने के लिए विचार करना चाहिए।